नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। तो क्योंकि 35 तक पहले हो चुके थे। 36 नंबर है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ तलपट है अ रियल अकाउंट, अ पर्सनल अकाउंट, अ नॉमिनल अकाउंट या लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो किसी प्रकार का अकाउंट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस में हम बेसिकली जो लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद जो बैलेंस बचते हैं उनको हम सीधे ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। तो ये हो गया हमारा लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट्स, यानी कि सभी खातों के शेषों की सूची को दर्शाता है ट्रायल बैलेंस, यानी कि तलपट। नेक्स्ट है, ऑन दी डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि को पूंजी खाते में जमा किया जाता है। ऑन दी डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके खाते में जमा किया जाता है। Only the deceased partner, all partners including the deceased partner, remaining partner in their new profit sharing ratio, या फिर remaining partners in their old profit sharing ratio। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है और जो जीवन बीमा पॉलिसी है वो सभी के नाम पर संयुक्त रूप से होती है, तो फिर वो मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के पूंजी खाते में जमा किया जाता है उसके, यानी ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिजीज पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू, साझेदारी समाप्त होने का कारण क्या है। एक साझेदार की मृत्यु, साझेदार का दिवालिया हो जाना, या नोटिस देकर, या फिर उपयुक्त सभी। तो साझेदारी समाप्त होने का कारण ये तीनों ही होते हैं, जब एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, एक साझेदारी का दिवालिया हो जाना, या नोटिस देकर। उपयुक्त सभी कर सकते हैं। तो आंसर होगा डी। लेखांकन में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है। सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना, विभिन्न प्रकार के लेजर खाते मेंटेन करना, वित्तीय विवरणों को तैयार करना, या उपर्युक्त सभी। जब हम कंप्यूटर के यूज़ से अकाउंटिंग करते हैं तो हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसमें। उसके आधार पर ऑटोमेटिकली सारे लेजर खाते और सारे हमारे जो फिनिशियल स्टेटमेंट है वो सब ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए इस आधार पर इसका आंसर रहेगा फोर्थ वन, उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग काइंड ऑफ रिसीप्ट, उसमें किस प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित रहती हैं। वैधानिक प्राप्तियां, इनकी स्टैट्यूटरी रिसिप्ट, अवैधानिक प्राप्तियां, इलीगल रिसिप्ट, या स्टैट्यूटरी एंड इलीगल रिसिप्ट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आपकी आय में जो सम्मिलित होगा वो स्टैट्यूटरी रिसिप्ट भी सम्मिलित होंगी और इलीगल रिसिप्ट भी सम्मिलित होंगी, यानी कि वैधानिक और अवैधानिक दोनों प्रकार की प्राप्तियां आपकी आय की गणना में शामिल की जाएंगी। तो इसका आंसर हो गया वैधानिक और अवैधानिक दोनों, यानी कि सी आंसर, स्टैट्यूटरी एंड इलीगल रिसिप्ट। द सिंपलेस्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक, सबसे सरल पूंजी बजटन तकनीक कौन सी है। रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, या पे बैक पीरियड मेथड। इसमें से सबसे जो सिंपलेस्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक होती है वो है आपकी पे बैक पीरियड मेथड, यानी कि प्रत्यावर्तन अवधि विधि। इनकम टैक्स इज, आयकर किस प्रकार का कर है। तो आयकर सबको पता है, आयकर इज अ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक इन विच, लेजर में एक मुख्य पुस्तक है जिसमें किस प्रकार के खाते रखे जाते हैं। वास्तविक खाते, पर्सनल खाते, नॉमिनल खाते, या सभी खाते। तो जो लेजर अकाउंट हम बनाते हैं उसमें हम सभी प्रकार के खातों को रखते हैं, चाहे वो रियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो नॉमिनल हो। तो ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, आंसर इज फोर्थ वन, डी। रिजर्व कैपिटल मीन्स, रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, इनकी संचित पूंजी से क्या तात्पर्य है। द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, द पार्ट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व।
तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये नहीं होता है, द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व ये नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व कब बनाते हैं, जब हमें कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है तो उससे हम अपना कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं तो उस समय इसको हम बनाते हैं। लेकिन जो हमारा इसका आंसर ए होगा, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि जो अभी तक हमने यानी कि वो पूंजी जो अभी तक कंपनी के द्वारा मांगी नहीं गई है, और वो किसका पार्ट होती है, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होती है। तो द आंसर इज ए, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, निम्नलिखित से कौन सा लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। पहला है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये बिल्कुल है इसका उद्देश्य। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य का निर्धारण, ये भी है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि लागत नियंत्रण और लागत में कमी, ये भी है। लेकिन असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग इज नॉट द objective of cost accounting. So answer is D. Assisting shareholders in decision making is not an objective of cost accounting. Next one is check received from customer is recorded in cash book, sales book, purchase book, bills receivable book. जो हम चेक रिसीव करते हैं कस्टमर से, हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी कैश बुक में। कैश बुक का जो डेबिट वाला पक्ष होता है, जो कि रिसिप्ट वाला होता है, वहाँ हम दो कॉलम बनाते हैं, एक कैश का कॉलम बनाते हैं और एक बैंक का कॉलम बनाते हैं। जो कैश बुक का जो बैंक का कॉलम होता है, वहाँ पर हम इस चेक को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स बुक आपका जो उधार सेल्स करते हैं उसके लिए बनाई जाती है। परचेज बुक जो उधार परचेज करते हैं उसके लिए बनाई जाती है। और बिल्स रिसीवेबल बुक जो आपको बिल मिलता है तो उसके लिए आप बिल रिसीवेबल बुक बनाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स वुड नॉट रिजल्ट इन चेंज इन, बोनस शेयर्स के जारी होने के परिणाम स्वरूप कोई भी बदलाव किस में नहीं होगा। जनरल रिजर्व में कोई बदलाव नहीं होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं होगा, या नेट वर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका आंसर है सी, निवल मूल्य में, यानी कि नेट वर्थ में आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स करते हैं तो। रिस्क एंड रिटर्न आर रिलेटेड, जोखिम और प्रत्याय कैसे संबंधित हैं, इन्वर्सली, पॉजिटिवली, बोथ ए एंड बी। तो रिस्क एंड रिटर्न आर पॉजिटिवली रिलेटेड, आंसर इज बी। डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन, जो हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो कौन से बैलेंस पर कैलकुलेट करते हैं, तो यह ए ऑप्शन इज ओपनिंग बैलेंस, बी इज़ क्लोजिंग बैलेंस, सी ओरिजिनल कॉस्ट, या डी मार्केट वैल्यू। तो हम इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर इसको कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत। अगर पूछता कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड तो उसमें हम करते हैं क्लोजिंग बैलेंस पर। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 डिवेंचर्स आर शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर विच हेड। डिवेंचर जो हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं तो इसको हम दिखाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत। आंसर इज़ बी, नॉन करंट लाइबिलिटी। पीरियड कॉस्ट मीन्स, अवधि लागतों का अर्थ है, पीरियड कॉस्ट मीन्स होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं उनको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी कि उत्पाद लागतें जो हमारी होती हैं वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, और पीरियड कॉस्ट होती हैं फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। प्राइम कॉस्ट को हम फर्स्ट कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा प्राइम कॉस्ट में आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, यह प्रदर्शित करता है। कौन सी आपकी परंपरा है या कन्वेंशन है जो ये बताती है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ एक्यूरेसी। तो जो कन्वेंशन ऑफ
कंजर्वेटिज्म में है, यानी कि रूढ़िवादिता की परंपरा। वो बोलती है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर देयर इन वाउचर्स? डेट, अमाउंट, सिग्नेचर्स। इनमें से क्या प्रमाणकों में होना चाहिए? तो प्रमाणकों में वाउचर्स में सभी होता है, डेट भी होता है, अमाउंट भी होता है, सिग्नेचर्स भी होते हैं। भारत में कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है। इन इंडिया असेसमेंट ईयर बिगिंस ऑन। इंडिया में असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है आपका प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है। द रिकमेंडेड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज। लेखांकन का स्वीकृत आधार कौन सा है? द रिकमेंडेड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एक्रूअल बेसिस, यानी कि उपार्जित आधार। लेखांकन का स्वीकृत आधार होता है उपार्जित आधार, ना कि नकद आधार या ना कि और इक्वेशन बेसिस। तो दोस्तों आज का यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले पार्ट में आएगा।